तो दोस्तों जल्दी यहाँ पर आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक जो पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर जैसे एग्ज़ाम में आता है मैं पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में जो कि आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको कराया जा रहा है, इसमें ऐसे कई सारे जो भी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों पेंटिंग को लेकर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें पूरी बुक से जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस एक सिंगल वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पास होना पक्का। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ साथ इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उन्हें करना कैसे क्या है। तो यहाँ देखा है पेंटिंग का एग्ज़ाम है जो कि यहाँ पर हमारा बनता है 30 नंबर का और जिसके लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटे, यानी कि 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 4 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 1.5 घंटे में आपको 30 नंबर का पेपर के हिसाब से कैसे क्या करना है। तो यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर आपके 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 या 4 नंबर के भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं और तो चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएक्स को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बनता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, आज सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय मिले कला और क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है और उसके खुदाई से हमें अपना कई सारे अपनी चीज़ें मिलती है, जैसे खुदाई में प्राप्त नगरों की रचना है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी एक काफ़ी विकसित सभ्यता थी, तो उसमें यहाँ पे हमारा पर जो है कि भारत में कई सारे हिस्सों पर फैली हुई थी। अगर यहाँ पे अपना देखा जाए तो यहाँ पे हमें खुदाई में कई चीज़ें मिलती है, जैसे कई सारे यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, खिलौने हैं, मोहरे हैं, औजार है, बर्तन भांडे हैं, सिक्के हैं और आभूषणों, लिखावट और पक्की ईंटों आदि की जांच पड़ताल के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और साथ साथ यहाँ पे हमारा भारत के प्राचीन उजड़े हुए नगरों के टीलों में खुदाई में खोजियों ने अब तक लाखों महत्वपूर्ण नमूने खोज निकाले हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल जो सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर दूसरा है, जिसमें हमारा कहा जाता है मौर्य काल की कला का मूल्यांकन कीजिए। कि मौर्य काल जो यहाँ पे हमारा पर जुड़ा हुआ है हमारा पर खास तौर पे अशोक से, क्योंकि मौर्य काल में हमारा पर चंद्र मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में हमारा अशोक। तो अशोक ने अपना जो है कला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। मौर्य वंश में महाराजा अशोक एक महान लोकप्रिय एक कला प्रिय शासक हुए जिसने अनेक स्थापत्य कला संबंधी कार्य किए। महाराजा अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभे के ऊपर सिरों पर बैल, हाथी व सिंहों की मूर्तियां बनवाई। मक्का तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में भी स्त्री पुरुष देवताओं की मूर्तियों की खोज मिलती है। जैसे यहाँ पे हमारा पर मौर्य काल में हमारा पर और जो सांची स्तूप है वो भी हमारे पर अशोक से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही हमारे पास अशोक का स्तंभ जो कि यहाँ पे हमारा पर अपना मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे हमारा पर 2 नंबर का रखा है और इसमें भी आपसे यहाँ पर कहा जाता है, मार विजय कहानी बताते हुए कम से कम 5 पंक्तियों में प्रशंसात्मक लेख लिखे। यानी कुल मिला के आपको अपना बताना है मार विजय के बारे में कि मार विजय हमारा पर है क्या। मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध को प्रलोभन पर काबू करते हुए दिखाया गया है। प्रस्तुत मार विजय के प्रसिद्ध चित्र में वातावरण को चित्रकार ने बड़े एक भयमय रूप में चित्र किया है। इसमें एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्र किया गया है जो खंबे के सहारे खड़ी है और उसकी कोमल भाव भंगिमा बड़ी सुंदर है। ऐसा लग रहा है मानो उसे राजदंड का आभास है। चित्र में चित्रित अन्य नारियों भी भय में डूबी हुई है, जिनमें एक नारी तेज मुड़ने की मुद्रा में है, दूसरी को मुंह छिपाते हुए दिखाया गया है, जबकि तीसरी सोच की मुद्रा में खड़ी है। भगवान बुद्ध में करुणा के भाव स्पष्ट दिखाई दिए गए हैं। यह विशाल चित्र 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। ऐसे यहाँ पे और यहाँ पर एक और यहाँ पे हमारा जरूरी सवाल बनता है जो कि हमारा बनता है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति। तो यहाँ पे एलिफेंटा की त्रिमूर्ति जिसमें त्रिदेव के अपना दिखाए गए हैं स्वरूप, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और यहाँ पे हमारा पर महेश, इनको तीनों के फेस दिखाए गए हैं। और ये एलिफेंटा गुफा जो कि हमारा पर महाराष्ट्र में आती है। तो यहाँ पे हमारा पर सम्मुख भाग में मूर्ति का चेहरा संपूर्ण है, यानी फ्रंट फेस साफ है, और बाकी लेफ्ट राइट जो हमारा पर साइड फेस है। परंतु बाएं तथा दाएं दिशाओं में मूर्तियों के चेहरे प्रोफाइल यानी पार्श्व में दिखाए गए हैं। इसमें शिव के 3 रूप को दिखाया गया है। अघोर रूप दाई और वामन देव तथा मध्य दिशा में सदाशिव रूप में दिखाया गया है। वास्तव में हिंदू धर्मानुसार 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृष्टि, रक्षक और विध्वंसक के रूप में इस प्रतिमा में शिव पर ही
दर्शाए गए हैं। तो ये एलिफेंटा त्रिमूर्ति बनता है। तो ये हमारे पास 2 नंबर सवाल आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पे जरूर सवाल बनता है, जो कि हमारा बनता है डीपी राय चौधरी की एक मूर्तिकला को चुने और उनका वर्णन करें। समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में डीपी राय चौधरी का योगदान महत्वपूर्ण है। यद्यपि मुख्य रूप से वे मूर्तिकार थे, परंतु वे एक अच्छे चित्रकार तथा लेखक, असंगीतकार और पहलवान भी थे। उनका ये विश्वास था कि कला को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, कला केवल कला रसिकों को आनंद देने के लिए है। तो 2 नंबर सवाल है, तो 2 नंबर सवाल कितना काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जैसे कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहा जाता है बीजापुर के गोल गुम्बद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया। तो ये सवाल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है कि गोल गुम्बद कहाँ है, किससे बनवाया है और किन चीज़ों से बना हुआ है हमारे पास गोल गुम्बद। क्योंकि सभी गोल गुम्बद में सबसे बड़ा गुम्बद बनता है हमारे पास गोल गुम्बद, बीजापुर का गोल गुम्बद। तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली में बनाया गया यह गुम्बद संसार के गुम्बदों में सबसे बड़ा गुम्बद है। गुम्बद के चारों कोनों पर 8 भुजा वाली 4 मीनारें हैं, जिनमें 7 मंजिलें हैं। भवन के अंदर का क्षेत्रफल लगभग 1600 वर्ग मीटर है और उसका गुम्बद अंदर से खोखला है। खोखला गुम्बद बनाने के लिए पत्थर या ईंटों की मजबूत जुड़ाई की गई है। मेहराब और गुम्बद बनाने के लिए चूने और गारे का घोल का प्रयोग सल्तनत काल में बाहर से आए कारीगरों द्वारा शुरू किया गया था। पर्शियन कारीगर ही ईंट तथा पत्थर के टुकड़ों को चूने से जोड़ जोड़ ऐसा गुम्बद बनाते थे। पहला गुम्बद बनाकर उस पर ठोस मिट्टी का मोटा लेवा और प्लास्टर लगाया गया। फिर ऊपर वाला भारी गुम्बद बनाया गया। गोल गुम्बद का निचला गुम्बद गोल तथा ऊपर वाला गुम्बद संकीर्ण और नुकीला है। तो ये हमारा पर गोल गुम्बद। तो गोल गुम्बद को लेके ये सवाल आता है कि कहाँ है और किन सामग्री को इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ को लेके सवाल आ जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन है हमारा पास 7वां, पहाड़ी लघु चित्रण विधि का वर्णन करें। तो लघु चित्र के लिए कागज, बांस के टुकड़ों, टाट टुकड़ों, रुई, सन यानी कि तूल आदि से हाथों से बनाया जाता था। इसे सियालकोटी कागज कहते थे। राजस्थानी लघु चित्रों की तरह इन कागजों पर भी रेखांकन के पश्चात सफ़ेद रंग लगाया जाता था और सूखने के पश्चात चिकने गोर पत्थर से घुटाई करके सतह को चिकना किया जाता था, पतला किया जाता था। फिर भूरे या काले रंग से रेखाएं लगाई जाती थी। इसके बाद पृष्ठभूमि, आकृति, भवन आदि रंग किए जाते थे। फिर मोटी पतली रेखाएं बनाते हुए आकृतियों को भावपूर्ण बनाया जाता था और लघु चित्रों की कई प्रतिलिपियों बनाने के लिए स्टेंसिल यानी खाके का प्रयोग किया जाता था, जो दफ्ती या हिरण के चमड़े पर बनाया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है 2 नंबर सवाल है अविंद्रनाथ ठाकुर तथा उनकी चित्रशैली। तो ये जरूरी सवाल है और इस सवाल में हमारा कहा जाता है कि अविंद्रनाथ ठाकुर तथा उनकी चित्रशैली पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। बंगाल स्कूल के जन्मदाता अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी में हुआ। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त अविंद्रनाथ ने अपना ही एक चित्रण विधि का आविष्कार किया था। खुद की उन्होंने अपना डिस्कवरी की थी पेंटिंग को लेके, जिसे वाक्श तकनीक के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा बनाया गया राधिका चित्र इसी रीति में बनाया गया। इस चित्र में अविंद्रनाथ की चित्र रीति हर विशेषता स्पष्ट करती है। चित्र प्रकाश की कोमलता एक रहस्य में वातावरण रचना करती है, जहाँ राधा पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही है। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा बनता है कि कबीर तथा रविदास, कि यहाँ पे हमारा कबीर तथा रविदास के चित्र का वर्णन करें। तो यहाँ पे कबीर है और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है हमारा पास रविदास। शाहजहाँ काल में दरबारी तथा व्यक्ति चित्र खूब बने। मुखाकृति रचना में कोमल भाव अधिक होने के कारण पुरुष भी नारी की तरह नाजुक प्रतीत होता है। देहाकृति के अंकन में स्वाभाविकता तथा कपड़े के अंकन में वास्तविकता प्रकट होती है। शाहजहाँ के युग को हर कला विकास के कारण सुनहरी युग कहा जाता है। कबीर तथा रविदास चित्र शाहजहाँ का दूसरे धर्म पर सम्मान रखने का एक प्रमाण पत्र है। उस्ताद फ़कीर उल्लाह शाह के दरबार में प्रधान चित्रकार रहे। एक गांव की पृष्ठभूमि में एक कुटिया के सामने संत कबीर को कपड़ा बुनते हुए दिखाया गया। उनके पास बैठे संत रविदास माला जप रहे हैं। चित्र का पिछला भाग कोहरे में धुंधला सा है। दोनों ही महापुरुष गहरे ध्यान मगन में हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है कबीर और रविदास। तो 2 नंबर सवाल है। तो 2 नंबर सवाल है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो 4-5 लाइनें भी लिख देंगे तो भी बहुत है।
इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और यहाँ पे जरूरी सवाल बनता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर एक और जरूरी सवाल बनता है जो कि बनता है क्वेश्चन पे हमारा 10, मेरु रागनी कि मेरु रागनी हमारा पास है क्या, इसकी विशेषता क्या बनती है। तो पशु चित्र इस प्रेम कथा पर बनाए गए चित्रों में से एक लघु चित्र है। चित्र को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर पर एक तंबू, नीचे ढोला मारू कोलार कालीन पर बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों आमने सामने बैठे हैं। पीछे लंबे कनात का रंग लाल है। ऊपर का ढका हुआ भाग पीला है और नीली रेखाओं से बनाया गया है। दोनों ओर हरे भरे वृक्ष है। ढोला को अंगरखा पायजामा तथा पगड़ी जिसमें कलगी लगी हुई है पहने हुए दिखाया गया है। ढोला तलवार ढाल तथा कटार लिए हुए है। जमीन पर बाईं ओर सुरा यानी कि मदिरा पात्र तथा दाई और पीकदान जिनका रंग सुनहरा है रखे हुए है। तो ये हमारा पर मेरु रागनी वाला चित्र थोड़ा सा बनता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा पर 11 में हमारा कहा जाता है पाठ में दिए गए हैदराबादी शैली के चित्र का वर्णन करें। इस लघु चित्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य और अमीर खुसरो के से सितार पर सूफी संगीत का आनंद ले रहे हैं। गुरु जी सफ़ेद दाढ़ी लंबे चौड़े पर सर पर सूफी टोपी तथा अपने आभा मंडल सहित वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। शिष्य अमीर खुसरो काली दाढ़ी पगड़ी और सूफी चोगे में सितार सहित अपने गुरु जी के सामने संगीत की मुद्रा में बैठकर उन्हें संगीत सुना रहे हैं। चित्र में प्राकृतिक चित्रण भी अपने सुंदर स्वरूप में है। और ऐसे हमारा पर एक और क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में यहाँ पर हमारा कहा जाता है उपनिवेशिक प्रभावित एक चित्रशैली को पहचानिए कि औपनिवेशिक क्योंकि जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के बाद से भारत में पेंटिंग को लेकर कई सारे बदलाव आए। भारत में शुरुआत हुई ऑयल पेंटिंग की और यहाँ पे हमारा बनता है जैसे अंग्रेज व्यापारी 16वीं शताब्दी में भारत आए थे और अंग्रेजों के अतिरिक्त और कई सारे यूरोपीय व्यापारी भी भारत में आए थे। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे सन 1757 यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा पर सरहदोला अंग्रेजों के बीच में, तो वो कहलाया हमारा प्लासी का युद्ध और उसके पश्चात भारत के शासक बन बैठे। क्योंकि शुरुआत हुई यहाँ पर अंग्रेजों की बंगाल से। बंगाल में सरहदोला शासक को हरा दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया और फिर धीरे धीरे अपने आगे पूरे भारत में बढ़ते गए। सन 1765 में इंग्लैंड के सम्राट ने अंग्रेज संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का राज्य कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षमता का प्रभाव न केवल पूरे भारत में बल्कि संपूर्ण भारत में फैला और अंग्रेजी शासन के प्रभाव से भारतीय कला और संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपना कई सारे तरीके बताए, कई सारे पेंटिंग को लेके उनसे सीखने को मिला। और हमारा यहाँ पर पेंटिंग में जैसे कि ऑयल पेंटिंग है तो ऑयल पेंटिंग की भी शुरुआत हुई। साथ में पेंटिंग में जो है शेड और लाइट एंड शेड का भी इस्तेमाल हुआ। तो कई चीज़ों को लेके अपना पेंटिंग में बदलाव हुए। भारतीय कला एक चित्रकला पर पश्चिमी रीति के प्रभाव से जिससे एक नई कला का जन्म हुआ उसे कंपनी शैली कहा गया। और कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पटना ही वह जगह थी जहाँ इस कला को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। और ऐसे हमारा क्वेश्चन पर यहाँ पर बनता है 13वें यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि लोक कलाकार को अपने समाज में क्या योगदान है। तो लोक कलाकार का अपने समाज में क्या योगदान है। लोक कलाकार का घरेलू सामग्री एवं स्थानीय साधनों पर निर्भर रहा। चित्र में बारीक एवं सूक्ष्म रेखाएं खींचने के लिए बांस के पतले तिनके का प्रयोग किया गया तथा बड़े हिस्सों में रंग भरने के लिए एवं मोटी रेखाएं खींचने के लिए वे इसी बांस के तिनके के आगे कपड़ों का एक टुकड़ा लपेट लेते थे। लोक चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था जिनको बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है, जैसे नारंगी हरिसिंगार के फूलों से बनता है। और ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारा पर 14। क्वेश्चन 14 में हमारा कहा जाता है कि भारतीय चित्रकला के एक नए प्रकार को प्रतिपादित करने में अमृता शेरगिल की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर हमारा बनता है कि दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल की एक विख्यात चित्र है कि जिसमें एक दुल्हन को एक श्रृंगार करते हुए इसमें दिखाया गया है कि कई सारी स्त्री है जो दुल्हन को श्रृंगार कर रही है क्योंकि वो समय होता है जब अपना दुल्हन को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनना होता है, जिसमें 5 मानव आकृतियाँ है। इस चित्र में दुल्हन और उसके सहचारिया के शरीर के अंगों का भेद चित्र के संयोजन को परिपूर्ण करता है। चित्र की पृष्ठभूमि में अमृता के मनपसंद धुंधले हरे रंग के आगे बैंगनी गुलाबी हरा सफ़ेद भूरे रंग के प्रयोग से सुंदरता बहुत बढ़ गई है। आमतौर पर अमृता अपनी कला में आत्मा के गहराईपन को अभिव्यक्त करती थी। दुल्हन के श्रृंगार का चित्र में छंदमयता कलाकृतियों की हस्त मुद्रा से और भी स्पष्ट हुई है। निसंदेह भारतीय नाट्य
कला की इन मुद्राओं को अमृता को प्राप्त करता है। तो दुल्हन का श्रृंगार एक ऐसा चित्र है जिसमें जो है कि एक दुल्हन है और उसकी कुछ अपना सहचर्या है, जिसमें वो सभी क्या है कि उस दुल्हन को श्रृंगार कर रही है। कोई उसके बाल बना रही है, कोई उसको मेहंदी लगा रही है, कोई उसके लिए हल्दी चंदन का लेप तैयार कर रही है, तो कोई कुछ, तो हर कोई अपना उसको अपना सुंदर सजाने में लगा हुआ है। और ऐसे हमारा पर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा पर, क्वेश्चन पे हमारा पर 15। क्वेश्चन 15 में हमारा पर कहा जाता है कि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय लोक कला की समीक्षा कीजिए। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम चित्र दक्षिण भारत की गुफाओं में ही प्राप्त है, जिनका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर किसी न किसी रूप में आज तक विद्यमान है, मौजूद है। 14वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थल उथल पुथल का लाभ उठाकर दक्षिण भारत के अनेक प्रांतीय सामंतों ने अपने आप को अलग राज्यों के रूप में खड़ा कर लिया, जिनमें विजयनगर और बहमनी राज्य प्रमुख थे। जहां दक्कन शैली की चित्रकला का विकास हुआ, दक्षिण की सब शैलियों में जैसे नगर शैली, विजयनगर शैली, बहमनी शैली, गोलकुंडा शैली आदि समकालीन हैं, जिनमें तंजौर शैली जो कि अपना ही अलग स्थान रखती है, क्योंकि तंजौर पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती है जिसमें कई सारे बहुमूल्य चीज़ों का इस्तेमाल होता है, सोने चांदी कीमती रत्न, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से पेंटिंग बहुत महंगी भी होती है और बाकियों से अलग भी होती है। तो अलग से सवाल ही बन सकता है कि तंजौर शैली है क्या, तंजौर शैली बाकियों से इतनी अलग क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करी है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। बाकी मेरा सजेशन ये है कि आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन आप अपना अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए। पहले वो करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़ना कोई नहीं है। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सिंगल वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो स्पेशली पेंटिंग के ऊपर बनी हुई है, जिसमें सारे मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप पेंटिंग में फेल हो ही नहीं सकते। और जो ज़्यादा देर की वीडियो है भी नहीं, 20 मिनट के आसपास की वीडियो है, तो उस वीडियो को जरूर देखेगा। और दोस्तों देखा जाए समय बहुत कम रह गया है, तो आप जो है कि इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूर लिंक मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे हमारा पे एनएस में कई सारे भी जरूरी अपडेट आने वाले हैं, कई सारी जरूरी बातें होने वाली है, और उन सभी अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि हमारे साथ में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।